नमस्कार, मैं शिमला से राजेश मंडोत्रा। आप दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं। शाम के 6 बज गए हैं। आज दिन भर की अपडेट जो प्रदेश में रही है उसकी जानकारी देने के लिए इस बुलेटिन में हम आपके साथ जुड़े हैं। देखिए, आज जो सबसे बड़ी खबर अगर हम कहें तो वो रिटायरमेंट एज को लेकर राज्य सरकार के एक फैसले की है, जिसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी जाएगी। ये अपडेट क्योंकि बड़े सारे लोग ऑर्डर्स का इंतजार कर रहे थे हिमाचल हाई कोर्ट के फैसले के बाद, लेकिन उस पूरे मामले में एक ट्विस्ट आ गया है और इसीलिए इसकी जानकारी आपको देना जरूरी है। इसके साथ जो बात करेंगे वो ये कि जो 15 अगस्त के कार्यक्रम में डीए और एरियर को लेकर जो अनाउंसमेंट हुई, उसके बाद कर्मचारियों के कुछ संगठनों ने प्रतिक्रिया दी है और चीफ मिनिस्टर से अब मिलने का डिसीजन हुआ है। अब आगे प्रक्रिया क्या रहेगी, क्योंकि महंगाई भत्ते को लेकर जो सोशल मीडिया पे जो रिएक्शन है वो कुछ अलग तरह का है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने 15 अगस्त के कार्यक्रम में एरियर को लेकर एक अनाउंसमेंट की है। वो हमने कल लाइव के जरिए आपको बताई भी थी, जब भाषण आप लोगों ने सुना था उसके बाद। और आज की जो अपडेट है वो आपको बताएंगे। मेडिकल रिम्बर्समेंट को लेकर भी आज एक ऑर्डर हुआ है। देखिए, पहले से ही मेडिकल रिम्बर्समेंट और हिमकेयर को लेकर सरकारी कर्मचारियों के बीच में उलझन है और इस उलझन के बीच में आज एक अमेंडमेंट हुई है, उसकी जानकारी आपको देना जरूरी है। उसके बाद मुख्यमंत्री हमीरपुर के दौरे पर हैं। आज एक बड़ी स्कीम के तहत जो भारत सरकार की स्वामित्व योजना है, उन्होंने प्रॉपर्टी के जो कागज हैं नए सिरे से, वो पूरी स्कीम की बात आपको बताएंगे। लेकिन उस कार्यक्रम में प्रदेश के लोगों से एक महत्वपूर्ण अपील की है और वो अपील क्या है वो आपको बताना जरूरी है। कैबिनेट सब कमेटी की मीटिंग के बहुत सारे लोग जानकारी चाह रहे थे, खासकर जो रुकी हुई भर्तियों को लेकर, जो पेपर लीक के मामले में फंसी हैं उनको लेकर वो बात करेंगे। आयोग भंग है लेकिन खाता चालू है, ये पूरा मामला क्या है, ये पूरी अपडेट है नई भर्ती एजेंसी को लेकर। क्योंकि अभी भी राज्य चयन आयोग को अगर राज्य सरकार ने कोई नया एग्जाम देना हो लेने के लिए तो अभी भी एजेंसी नहीं है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में ट्विस्ट क्या है, दिक्कत क्या है, वो आज आपको बताएंगे। जेबीटी बैच वाइज भर्ती और जेओए लाइब्रेरी की जो भर्ती है, उन दोनों को लेकर क्योंकि कैबिनेट से फाइल वापस आ गई है और उसमें क्या लिखा है वो आज आपको बताएंगे। जिस दिन कैबिनेट की बैठक हुई थी अगले 2 दिन तक फाइल नहीं थी, इसीलिए उसकी एग्जैक्ट अपडेट आप तक हम साझा नहीं कर पाए थे। आईएएस ट्रांसफर ऑर्डर को लेकर बात करेंगे। स्कूल कक्षा में देखिए, आज भी ये अजीब संयोग है। आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी स्कूल की एक क्लास में गए और शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर भी स्कूल की एक क्लास में गए। ये दोनों कहाँ थे और कहाँ उस क्लास में गए हैं वो आपको बताएंगे और वहाँ किया क्या वो भी बताएंगे। सेब बागवानों को झटका लग गया है, जो रिफॉर्म्स हो रहे हैं सरकारी सिस्टम में, और इसमें एक झटका जो है वो सेब बागवानों को लगा है, वो भी आपको बताएंगे। और साथ में बात करेंगे देश भर में कल हो रही हड़ताल की, पटवारियों के यू टर्न की। जो कल मुख्यमंत्री से मिले तो सरकारी प्रेस नोट ये आया कि हड़ताल वापस ले ली, और आज उन्होंने हमें जो प्रेस नोट जारी किया उसमें ये कहा कि हमने कोई हड़ताल वापस नहीं ली है। तो ये पूरी बात ये भी करेंगे। सेब बागवानों को झटके की बात मैंने कर ली। एचपीयू के रिजल्ट की बात करेंगे। कांगड़ा में जो एक नई खुशखबरी कांगड़ा को लेकर है, उसकी जानकारी आपको देंगे। ये कांगड़ा की एक बड़ी स्कीम को लेकर है जो बीच में फंस गई थी। और इसके बाद जो नया वायरस का एक खतरा पूरे विश्व में अब एक मंडरा रहा है, उसकी भी बात करेंगे। क्योंकि कोविड जब आया था तब भी इसी तरह की सूचनाएं सबसे पहले आई थी और बाद में जो सब कुछ झेलना पड़ा वो आप लोग सारे जानते हैं। इसी के साथ बात करेंगे जम्मू कश्मीर और हरियाणा के विधानसभा चुनाव की। ये बात इसलिए करना ज़रूरी है क्योंकि धारा 370 हटने के बाद वैली में, श्रीनगर में या जम्मू में रीजन में पहली बार चुनाव हो रहे हैं। और आज जो शेड्यूल आया है उस शेड्यूल के मुताबिक क्या क्या व्यवस्था है, कितने फेजेस में चुनाव होंगे, वो सारी जानकारी आज आपको देंगे इस बुलेटिन के जरिए। अब जो बात सबसे पहले इसी की कर लेते हैं। देखिए, जो इलेक्शन आज अनाउंस हुए हैं, इलेक्शन कमीशन ने जो किए हैं वो 2 राज्यों को लेकर है। एक है जम्मू कश्मीर और एक है हरियाणा। इन दोनों राज्यों को लेकर जो अभी तक हमारे पास शेड्यूल है उसके मुताबिक जम्मू कश्मीर में 3 चरण में चुनाव होंगे। 370 धारा हटने के बाद ये पहली बार चुनाव हो रहे हैं
और ये जो 3 चरण हैं ये 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को होंगे। 4 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। दूसरी बात हरियाणा की है। हरियाणा में पूरे स्टेट में 1 अक्टूबर को जो आखिर 3 चरण का जम्मू कश्मीर का आखिरी चरण है उसमें हरियाणा में एक ही चरण में चुनाव होंगे और 4 अक्टूबर को रिजल्ट आएंगे। ये व्यवस्था है इस बार के चुनाव की। हालांकि पिछली बार हरियाणा और महाराष्ट्र में चुनाव एक साथ हुए थे, लेकिन इस बार महाराष्ट्र थोड़ा डिलेड है, हरियाणा थोड़ा अर्ली है। और उसकी वजह इलेक्शन कमीशन में जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें भी बताई गई कि उसका कारण क्या है, क्योंकि वहां बीएलओज की महाराष्ट्र में कुछ वर्किंग अभी बाकी बची है। अब बात करते हैं जो WHO ने एक नए वायरस का अलर्ट पूरी दुनिया को दिया है। देखिए, जो अभी तक सेंट्रल अफ्रीकन कंट्रीज हैं, कोंगो से ये वायरस शुरू हुआ, एमपॉक्स वायरस इसका नाम दिया गया है और ये मनी पॉक्स वायरस का ही एक आगे सेगमेंट है। इसको अब पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न ये डेजिग्नेशन या ये रैंकिंग दी है WHO ने। और इसी कारण हिमाचल को छोड़कर उन राज्यों में अलर्ट घोषित कर दिया गया है जहां से डायरेक्ट इंटरनेशनल फ्लाइट आती है। और उसकी वजह यह है कि जहां भी डायरेक्ट इंटरनेशनल फ्लाइट है वहां पर जो लोगों को लेकर थर्मल स्क्रीनिंग को करने को कहा गया है, साथ में पिछले 21 दिन की ट्रैवल हिस्ट्री को मॉनिटर करने को कहा गया है। हिमाचल में क्योंकि कोई भी एयरपोर्ट ऐसा नहीं है जहां पे इंटरनेशनल फ्लाइट की लैंडिंग है, इसीलिए उस लेवल का अलर्ट नहीं है। लेकिन वो अलर्ट जब चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे कोई लैंडिंग हुई तो उसके बाद ऑटोमेटिक वो हिमाचल में भी आएगा। देर सवेर इसमें भी तैयारियां उस तरह की करनी होंगी। और ये जो इसके जो सिम्टम्स हैं, ये सिम्टम और बाकी सारी चीज़ों को लेकर हेल्थ डिपार्टमेंट्स को कहा गया है भारत सरकार की तरफ से कि वो लोगों को अलर्ट करने को लेकर अपना जो है काम वो शुरू कर दें। अगली बात जो है वो लेंगे कांगड़ा की खुशखबरी को लेकर। देखिए, कांगड़ा में एक फिनासिंग प्रोजेक्ट है, नूरपुर सब डिवीजन के आसपास इसको बनना है और इसके कारण जो 4025 हेक्टेयर जो भूमि है उसको इरिगेशन फैसिलिटी मिलनी है। इस प्रोजेक्ट को पहले ही ये बहुत डिलेड है और इसमें जो इसीलिए हिमाचल सरकार से इसको ये कहा गया था कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना AIBP जो है उसमें इसको डाल दिया जाए ताकि इसका जो बकाया पैसा है वो मिल जाए। अब ये चिट्ठी 16 अगस्त को, आज ये चिट्ठी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जल शक्ति डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश को आज मिल गई है भारत सरकार से, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति से। और इसमें बैलेंस कॉस्ट ऑफ वर्क्स जो है 313 करोड़ का, 314 करोड़ मानिए आपको, 313.86 है। इसमें सेंट्रल शेयर बन रहा है 283 करोड़। ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत भारत सरकार वहन करने को राजी हो गई है। तो ये अब इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में मदद मिलेगी क्योंकि 283 करोड़ के आसपास का जो अमाउंट है वो भारत सरकार के शेयर, बाकी जो शेयर है वो हिमाचल सरकार को डालना है। HPU के रिजल्ट की अगर मैं बात करूं तो आज LLB और MSc डाटा साइंस का रिजल्ट घोषित हुआ है। इसमें LLB छठे सेमेस्टर का रिजल्ट है जो 81% रहा है। जो दूसरा रिजल्ट है वो MSc डाटा साइंस का है। जो बागवान है, सेब सीजन चल रहा है लेकिन बागवानों को MIS जो मंडी मध्यस्थता योजना है उसमें झटका आज मिला है। उसकी वजह यह है कि आज सेक्रेटरी हॉर्टिकल्चर ने जो इन्होंने रिफॉर्म किए हैं MIS के सिस्टम में उसको नोटिफाई कर दिया गया है। अब मंडी मध्यस्थता योजना के तहत खराब सेब राज्य सरकार नहीं खरीदेगी। अब सिर्फ क्वालिटी सेब ही खरीदा जाएगा, गला सड़ा दागी सेब नहीं खरीदा जाएगा। पहले ये होता था अगर ओले से दागी हो गया तो उसको MIS में दे देते थे तो बागवानों का नुकसान उतना नहीं होता था। अब वैसा नहीं होगा। 51 mm से कम डायमीटर वाला जो फल है वो भी नहीं लेंगे। जिनके पास उद्यान कार्ड हैं उनसे ही सेब लेंगे, बाकियों से नहीं लेंगे। बिक्री के साथ दिखानी होगी जमीन की जमाबंदी, ये भी एक नई शर्त लगी है। और 28 नए नियम सरकार ने MIS सिस्टम में लागू किए हैं। इस कारण जो MIS में परचेज पहले होती थी उस परचेज को बड़ा इफेक्ट इसके कारण होगा। ये एक बड़ा बदलाव जो है वो MIS के सिस्टम में आज किया गया है। कल विस्तार से आप इस बारे में दिव्य हिमाचल में खबर देख सकते हैं। अब बात करते हैं मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री दोनों अलग अलग जो आज स्कूल थे उनमें क्यों थे। देखिए, दो तरह की चीजें हैं।
पहली बात यह है कि जो शिक्षा मंत्री हैं वो जो जिला स्तरीय 15 अगस्त का स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम था, समारोह था चंबा में, वहां मुख्य अतिथि थे। तो रोहित ठाकुर गए हैं चंबा और उन्होंने वहां पर डायरेक्टर हायर अमरजीत शर्मा, डायरेक्टर एलिमेंट्री जो हैं उनको भी बुला लिया, और एसपीडी जो है राजेश शर्मा उनको भी बुला लिया। सीपीएस जो पालमपुर से विधायक हैं आशीष कोहली जो हैं वो डायरेक्टर एलिमेंट्री हैं, और आशीष बुटेल सीपीएस हैं, उनको भी बुला लिया। मतलब एजुकेशन की पूरी टीम चंबा में थी। चंबा में इन्होंने आज चंबा में बॉयज स्कूल का निरीक्षण किया, वहां पे गए, बच्चों से मिले, कक्षा में जाके जो पढ़ाई कैसे करते हैं, सिस्टम क्या है, स्कूल में कितनी सुविधाएं हैं, वो सारी चीजें उस स्टाफ के साथ फोटो भी हुआ। और इसी के साथ जो चंबा के जो चुनिंदा स्कूलों के प्रिंसिपल्स थे उनको बुलाया था बैठक के लिए। उनके साथ बैठक की, चाहे वो प्राइमरी के थे चाहे हायर एजुकेशन के थे, जो राज्य सरकार के नए इनिशिएटिव हैं उनको लेकर शिक्षा मंत्री ने चंबा में जाकर प्रिंसिपलों के साथ बैठक की है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री क्योंकि देहरा में थे, कल राज्य स्तरीय कार्यक्रम देहरा में था, तो आज देहरा में जो नए कार्यालय बनने हैं या जो कार्यालय शुरू होने हैं देहरा में, अभी जो अनाउंसमेंट की है, एससी पीडब्ल्यूडी है, फिर जल शक्ति है, फिर बिजली बोर्ड है, फिर बीएमओ का दफ्तर है, जो 15 अगस्त को ही अनाउंसमेंट हुई थी, वो बनेंगे कहाँ, उसके लिए साइट लोकेशन होनी थी। साइट लोकेशन के साथ साथ वो भी एक स्कूल में देहरा में चले गए, स्कूल की कक्षा में गए, वहाँ बच्चों से मिले, इंटरेक्शन किया। तो ये एक दूसरा जो क्रम था जो स्कूल स्पेसिफिक था। इसके बाद अगली अगर बात है वो है ट्रांसफ़र को लेकर। देखिए अभी जो सिचुएशन है ट्रांसफ़र को लेकर वो मैंने आपको बताई थी। राज्य सरकार ने एक जो सेक्रेटरी हैं उनको जो है फ्री कर दिया है, राज्य सरकार ने फ्री कर दिया है ट्रांसफ़र को लेकर। लेकिन इससे पहले एक बात जो हमने जो देश भर में कल हड़ताल है उसकी बात कर लेते हैं। देखिए मेडिकल कॉलेजों में मुश्किलें बढ़ेंगी क्योंकि जो कोलकाता में हुआ है, एक मेडिकल कॉलेज में जो रेप और मर्डर का एक इंसिडेंट हुआ है, उसके समर्थन में राष्ट्रीय जो कॉल थी उसके कारण कल जो है सामान्य ओपीडी नहीं होगी और जो इलेक्टिव सर्जरीज हैं वो भी नहीं होंगी। ये आईजीएमसी में समडी कोर्ट ने ये फैसला लिया है और इन्होंने एक चिट्ठी लिखकर बता दिया है सेक्रेटरी एजुकेशन को भी, सेक्रेटरी हेल्थ को भी कि कल इस तरह से होगा, जबकि इमरजेंसी सेवाएं जो हैं वो जारी रहेंगी। 17 अगस्त को पूरे देश में ये इस तरह की जो देशव्यापी हड़ताल है वो हो रही है, उसमें हिमाचल के मेडिकल कॉलेजों में भी हड़ताल होगी। तो ये बड़ा अपडेट है हड़ताल के हिसाब से। दूसरी बात जो आज भाजपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा शिमला आई थी, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इन्होंने एक तरफ तो इस क्राइम को जो कोलकाता में हुआ है वो बड़ा अपराध बताया, और दूसरा इंडी अलायंस के जो लीडर्स हैं उनका जो मुंह बंद है इस पूरे मामले पर, उनको लेकर सवाल उठाए। और राहुल गांधी से भी पूछा कि जब आप हाथरस चले गए थे अगले दिन और बाकायदा सोशल मीडिया पे लिख के, तो आपको कोलकाता जाने से कौन रोक रहा है, इस तरह का सवाल इसमें पूछा गया है। इसके बाद जो अगली बात है वो है पटवारियों को लेकर, क्योंकि पटवारियों का एक यू टर्न हो गया है, पटवारियों कानूनगो महासंघ का। कल ये मुख्यमंत्री से मिले देहरा में मोस्ट प्रोबेबली, और उसमें जो इनकी मुलाकात है ये हुई और उसके बाद सरकारी प्रेस नोट आया कि इन्होंने जो अपनी हड़ताल है वो वापस ले ली है और हड़ताल अब खत्म हो गई है। उस प्रेस नोट में सरकार की तरफ से ये भी कहा गया था कि जो स्टेट कैडर बनाने का डिसीजन है वो जो डिसीजन है वो नीतिगत फैसला है सरकार का, इसको सरकार वापस नहीं लेगी, लेकिन बाकी मांगों पर सरकार जो है वो काम करेगी। लेकिन आज जो इनके संघ के अध्यक्ष हैं सतीश चौधरी, इन्होंने ये कहा कि इन्होंने कोई हड़ताल वापस नहीं ली है और देहरा में 50 मिनट तक बात हुई, काम पर लौटने का फैसला लिया था, लेकिन हड़ताल खत्म नहीं हुई है। शुक्रवार को प्रदेश भर में पटवारी कानूनगो संघ की हड़ताल जारी रही और ये तब तक जारी रहेगी जब तक सरकार स्टेट कैडर वाला जो फैसला है कैबिनेट उस फैसले को वापस ना ले ले, ये बात इन्होंने कही है। अगली बात है आईएएस की ट्रांसफर की, और उसको लेकर देखिए 3 सेक्रेटरी हमारे भारत सरकार जा रहे हैं, प्रियतु मंडल कोलकाता जा रहे हैं। आज वो सरकार ने उनको रिलीव कर दिया क्योंकि कल उन्होंने अवार्ड ले लिया देहरा में। दूसरे जो हैं वो अमनदीप गर्ग जाएंगे, तीसरे मनीष गर्ग जाएंगे, और इनके भी अब इसी तरह का इनका यहाँ से चार्ज रिलिंक्विश होने के ऑर्डर हो रहे हैं। लेकिन जो 2 लोग आ रहे हैं, के पंत ज्वाइन करने वाले हैं, उन्होंने फ्राइडे के लिए कहा था, मोस्ट लाइकली हो सकता है सोमवार को आए। और दूसरा जो रितेश चौहान वो भी आने वाले हैं, उनको भी भारत सरकार ने रिलीव कर दिया है।
तो वो भी वापस हिमाचल आने वाले हैं, क्योंकि अब ये बदलाव होगा 3 सेक्रेटरीज के जाने के बाद, क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी के तौर पे भी चेंजेस करने पड़ेंगे और जो 2 लोग नए आ रहे हैं उनको भी चार्जेस देने पड़ेंगे। तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिशफल ये सेक्रेटरीज के लेवल पर अब होने वाला है। अब इनके आने का इंतजार है, इनके आते ही ये ऑर्डर जो है आईएएस को लेकर वो हो जाएगा। अगली बात इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो है जेओए लाइब्रेरी भर्ती और जेबीटी को लेकर। देखिए, हम आज आपको जेओए लाइब्रेरी को लेकर अपडेट देंगे, जो 400 पदों को भरने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन कैबिनेट में, ये पिछली कैबिनेट में मामला गया था और कैबिनेट में जब गया था तो तब भी हमने आपको इसकी जानकारी दी थी। कैबिनेट ने ये डिसीजन किया है कि पहले रैशनलाइजेशन कर ली जाए, उसके बाद ये डिसीजन हो नई भर्ती करने का। मतलब जो ऑलरेडी इनके पास 500 के आसपास के जो असिस्टेंट लाइब्रेरियन या जो भी पोस्ट अभी अवेलेबल है, जिनमें से बहुत से अब कॉलेजों में भेज दिए हैं, और उनकी जो डिसीजन हुआ था यूजीसी स्केल का, जो मजबूरी में राज्य सरकार को कोर्ट केस के कारण करना पड़ा, उसी के बाद उस कैडर को अब खत्म कर दिया गया है और अब जेओए लाइब्रेरी के लिए बात आगे हुई थी। इस केस में हुआ यह है कि हाई कोर्ट में सुनवाई है, 20 तारीख को केस लगा है जेओए लाइब्रेरी का, और एजुकेशन डिपार्टमेंट का कहना है कि सरकारी वकील ने कोर्ट में खड़े होकर जो कह दिया इस केस में कि चुनाव के बाद हम भर्ती शुरू कर देंगे, वो गलत है। वो विभाग ने ऐसा कुछ नहीं कहा था। दूसरी बात, जब सरकारी वकील के कहने के बाद कैबिनेट में केस भेजा गया तो कैबिनेट ने ये डिसीजन लिख के उसमें आया है कि पहले जो है इसमें भर्ती करने से पहले रैशनलाइजेशन करिए स्कूलों की, क्योंकि 300 बच्चे जहां हैं सिर्फ वहां लाइब्रेरियन दिया जाएगा, उससे कम बच्चे जहां हैं वहां लाइब्रेरियन नहीं दिया जाएगा। तो पहले रैशनलाइजेशन की जाए, क्योंकि रैशनलाइजेशन की प्रक्रिया भी चल रही है, चाहे वो मर्जर की हो, चाहे वो स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की हो। तो जब तक ये प्रक्रिया पूरी नहीं होती तब तक भर्ती नहीं शुरू होगी, ना भर्ती की जाएगी। और अभी जो 20 तारीख को राज्य सरकार का रिप्लाई जा रहा है कोर्ट में, वो रिप्लाई इसी तरह दिया जाएगा जैसा मैंने आपको बताया। अब देखिए, जब रैशनलाइजेशन जेओए लाइब्रेरी की है, इसी रैशनलाइजेशन के फेर में जेबीटी फंसे हुए हैं। अभी आप देखे होंगे 2-3 दिन पहले एक चिट्ठी फिर से गई है कि प्राइमरी स्कूलों का जो डाटा है वो किस तरह से मांगा गया है एजुकेशन डिपार्टमेंट ने। वो डाटा जब कंपाइल होगा, कंप्लीट होगा, वो कनेक्टेड है जेबीटी की पोस्टिंग के साथ। अभी भी जो कैबिनेट में डिसीजन हुआ है 100 स्कूलों को बंद करने का जहां जीरो एनरोलमेंट है, और 361 स्कूलों को मर्ज करने का जहां 5 से कम बच्चे हैं। तो उस डिसीजन के होने के बाद, उसको इंप्लीमेंट करने के बाद ही पोस्टिंग ऑर्डर होने हैं। तो मुझे लगता है जेबीटी को अभी इंतजार करना पड़ेगा, अभी इमीडिएट कुछ ज्यादा होने वाला है नहीं। और अगर कोई इसके बारे में जवाब दे सकता है तो वो या तो शिक्षा मंत्री हैं या मुख्यमंत्री हैं कि उनका अगला प्लान क्या है इन अपॉइंटमेंट्स को लेकर। लेकिन इन 2 चीजों को लेकर हमने आपको क्लियर बता दिया। अगली बात है आयोग भंग और खाता चालू। बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, और इंटरेस्टिंग केस इसलिए है कि आपको पता है राज्य चयन आयोग का गठन हो गया है, राज्य चयन आयोग फंक्शन करना शुरू हो गया है। लेकिन राज्य चयन आयोग के खाते में राज्य सरकार ने नया एक हेड खोला आरसीए के नाम से, और उसमें 1 करोड़ ट्रांसफर कर दिए उसको अपना सामान्य काम काज चलाने के लिए। लेकिन कोई भी पोस्ट ऐसी राज्य चयन आयोग के पास नहीं है किसी अधिकारी की वर्तमान में भी, जिसका आईडी और पासवर्ड जनरेट किया जा सके ट्रेजरी के नियमों के मुताबिक। उसकी वजह यह है कि अभी जितने भी लोग वहां काम कर रहे हैं वो या तो एडिशनल चार्ज पे हैं, या डेपुटेशन पे हैं, या फिर उनको एडहॉक पे वहां भेजा गया है, चाहे वो चेयरमैन हो, चाहे वो उससे नीचे के जो अधिकारी हैं वो हो। तो इस कारण अभी भी जो ट्रेजरी है वो आईडी और पासवर्ड उस खाते को ऑपरेट करने का जनरेट नहीं कर रही है। इस कारण जो 1 करोड़ दिया भी है वो इस्तेमाल नहीं हो रहा है। यही एक वजह है कि जो ओटीए का एग्जाम लिया था कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सिस्टम से राज्य चयन आयोग ने, अभी तक एकमात्र एग्जाम लिया है और उसी का रिजल्ट नहीं निकला। और इसमें हास्यास्पद बात यह है कि सीबीटी को लागू ही इसलिए किया गया था जब कमेटी ने रिपोर्ट दी थी तब भी, कि 3 दिन के अंदर रिजल्ट निकल जाएगा जब एग्जाम लेंगे, और इधर एग्जाम लेने के बाद 3 महीने निकल गए लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा। वजह सिर्फ यह है कि 36 लाख की पेमेंट एडिसल एजेंसी ने मांगी है जिसने एग्जाम लिया था,
वो फाइल फाइनेंस में घूम रही है और पेमेंट हो नहीं रही। तो अब उस पेमेंट को उस खाते से अगर करें भी जहां 1 करोड़ सरकार ने दिया है, तो कोई ऐसा अधिकारी नहीं है जिसका पासवर्ड और आईडी जनरेट हो सके। तो ये सिचुएशन आप समझिए। इसी वजह से कर्मचारियों की सैलरी पिछले महीने रुक गई थी, 1 महीना उनको सैलरी नहीं मिली जो राज्य कर्मचारी चयन आयोग में थे। उसके लिए फिर ये व्यवस्था बनाई गई कि जो पिछला स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो अकाउंट था, फिर उसको दोबारा से जिंदा किया गया। उसमें पैसे डाले गए, फाइनेंस ने उसमें पैसे डाले, उस हेड में पैसे डाले, फिर वहां से निकालकर सैलरी दी। इस महीने भी उसी हेड से सैलरी जाएगी। मतलब जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन भंग हो गया उसका खाता अभी चालू है, लेकिन जो बना दिया आरसीए उसका खाता चालू है ही नहीं, क्योंकि उसका ऑपरेट ही कोई नहीं कर पा रहा। और इसी कारण ये सारा कंफ्यूजन है। अब दूसरी बात करते हैं एजेंसी की। एजेंसी के लिए राज्य चयन आयोग ने कहा कि हमने टेंडर किया, 2 एजेंसियां आई, उनको फाइनल कर नहीं सकते, इसलिए आप नॉमिनेशन बेसिस पर जो टाटा कंसल्टेंसी सर्विस है उसको आगे काम दे दीजिए। जब ये वापस आई यहाँ पे फाइनेंस, कार्मिक विभाग ने फाइनेंस को भेजी। फाइनेंस ने कहा कि फाइनेंशियल रूल्स जो हैं 2009 के, उसके मुताबिक ही काम होगा, उससे बाहर नहीं हो सकता। तो उनको वापस राज्य चयन आयोग को फाइल चली गई। अब या तो उनको रिटेंडर करना होगा या उनको फिर दोबारा से सरकार को पूछना होगा कि हमने अगर एजेंसी लेनी है तो हम क्या करें। अब प्रेजेंटली कोई एजेंसी उनके पास नहीं है। तो ये 2 चीजें इसमें हो गई। अब जो अगली बात है वो है कैबिनेट सब कमेटी की मीटिंग की। देखिए अभी कैबिनेट की मीटिंग 24 या 25 को हो सकती है, 27 को शुरू हो रहा है विधानसभा का सेशन। उससे पहले कैबिनेट एक होगी जरूर, क्योंकि उसमें बाकी सारी चीजें भी होंगी। जो बिल रखे जाने हैं मॉनसून सत्र में वो भी होगी, क्योंकि मॉनसून सत्र भी इस बार 10 दिन का है। और इसी वजह से जो कैबिनेट सब कमेटी की बैठक भी 20 तारीख के बाद होगी, 20 और 24 के बीच में या 20 और 27 के बीच में। अभी तक डेट एग्जैक्टली नहीं है, हमने आज भी इस बारे में पता किया था। तो ये सारी जो डेट है वो कैबिनेट के आसपास की आएगी। जब कैबिनेट होगी उसके 1-2 दिन आगे पीछे कैबिनेट सब कमेटी की बैठक भी होगी, जिसमें ये जो लोग फंसे हुए हैं भर्तियों में उनको लेकर चर्चा होनी है। और इसी के बीच पोस्ट कोड 980 ड्राइंग मास्टर वाले जो 20 तारीख को आ रहे हैं डिप्टी सीएम से मिलने शिमला, और इनके साथ इनका ये कहना है कि जैसे 817, 903, 939 में रिजल्ट निकला, उनका भी रिजल्ट निकाला जाए, क्योंकि सरकार अब बैकआउट नहीं कर सकती। जो एक के लिए कर दिया वो दूसरे के लिए नहीं कर सकती, इसीलिए इनका रिजल्ट भी घोषित किया जाए। ये बात इन्होंने कही है। अब बात करते हैं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अपील की, जो आज उन्होंने प्रदेश के लोगों से की हमीरपुर से। और हमीरपुर में मौका था स्वामित्व योजना के तहत प्रॉपर्टी कार्ड के डिस्ट्रीब्यूशन का। देखिए पहले होता यह था हिमाचल में भी और पूरे देश में भी कि हिमाचल के गाँव में जहां हम रहते हैं, हमारा जहां गाँव है, वो उस एरिया को लाल लकीर में मेंशन करते थे, आबादी दे उसको रिकॉर्ड करते थे, और उसकी प्लॉटिंग नहीं होती थी अलग अलग। तो उसके कारण जो गांव में घर है, गांव में जमीन है, उसके बदले उसका इस्तेमाल नहीं हो पाता था। अगर लोन लेना है बैंक से, कहीं उसके बदले कहीं और प्रॉपर्टी लेनी है, उसमें मॉर्टगेज करनी है उसमें, तो उसका इस्तेमाल नहीं होता था। इसीलिए भारत सरकार ने स्वामित्व योजना लाई, और उसके कारण आबादी देह का जो एरिया है लाल लकीर के अंदर का, जो गांवों का हैबिटेशन का आता है, उसको मार्क किया गया है ड्रोन मैपिंग से। और हमीरपुर पहला जिला है जहां कर दिया गया। पहले चरण में 190 गांवों के 4230 से अधिक परिवारों को प्रॉपर्टी कार्ड दिए जाएंगे। आज मुख्यमंत्री ने हमीरपुर से जो है 11 तहसीलों के 10-10 पात्र परिवारों को ये कार्ड दिए हैं। पूरे प्रदेश में मिलेंगे, आप लोगों जो भी जहां भी है सबको मिलेंगे ये, क्योंकि उसके बाद उस प्रॉपर्टी को कहीं और इस्तेमाल करने की एक छूट मिल जाती है। और ये 15,196 गाँव में ये स्कीम ड्रोन मार्किंग का काम पूरा कर लिया गया है। हमीरपुर के 6,314 गांव जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं इसमें। तो ये एक बड़ी योजना है। लेकिन जो सीएम ने अपील की है आज वो सुनने वाली है, और वो अपील ये है कि बीजेपी ने, पिछली सरकार ने गरीब और अमीर को बराबर तोला और सब्सिडी भी दोनों को दी। हम सिर्फ गरीब को देंगे, अमीर को नहीं देंगे। इसीलिए उन्होंने संपन्न परिवारों से आग्रह किया कि वो जिस भी तरह की सब्सिडी उनको मिल रही है उसको खुद ही छोड़ दें, और ताकि राज्य आत्मनिर्भर बन सके और विकास के पद पर आगे
बढ़ सके। जो बड़े बड़े होटल गांवों के ग्रामीण क्षेत्रों में बने हैं उनको भी पानी की सब्सिडी छोड़ने की अपील मुख्यमंत्री ने की है, क्योंकि जिसकी सालाना आय 50,000 से ज़्यादा है उसको अब पानी के बिल आएंगे और पानी के बिल चुकाने होंगे। ये अपील आज मुख्यमंत्री ने की है। इसके बाद मेडिकल रिम्बर्समेंट की ऑर्डर की बात करता हूं। मेडिकल रिम्बर्समेंट को लेकर जो अपडेट है वो ये है कि जो मार्केटिंग बोर्ड है स्टेट का वो, और जो एपीएमसीज हैं, जो कमेटियां हैं जिसको बोलते हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटीज, हर जिले में होती है, उनके कर्मचारियों को भी अब मेडिकल रिम्बर्समेंट फैसिलिटी का लाभ मिलेगा। जहां तक सरकारी कर्मचारी हिम केयर में जिन्होंने कार्ड बनवा लिए थे उनके कार्ड ब्लॉक करने की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी है हेल्थ में, वहां से ब्लॉक हो जाएंगे। इधर जो मेडिकल रिम्बर्समेंट है वो जारी रहेगी। और मेडिकल रिम्बर्समेंट की फैसिलिटी में एक नई कैटेगरी जुड़ेगी, मार्केटिंग बोर्ड के एम्प्लॉइज और जो एपीएमसीज के एम्प्लॉइज हैं वो भी उसमें ऐड हो जाएंगे। ये जो चेंज है, बड़ा चेंज है मेडिकल रिम्बर्समेंट सिस्टम में, ये उसकी बात है। अब बात करते हैं डीए और एरियर की। कल 15 अगस्त था और 15 अगस्त में मुख्यमंत्री ने जो अनाउंसमेंट की वो ये की कि जो 75 साल या इससे ज़्यादा के पेंशनर हैं उनका सारा एरियर जो है पे कमीशन का वो इसी फाइनेंशियल ईयर में दे दिया जाएगा। वो 2-3 किस्तों में भी दिया जा सकता है, एक मुश्त भी दिया जा सकता है, क्योंकि एक मुश्त शब्द का इस्तेमाल मुख्यमंत्री ने नहीं किया है, लेकिन इस फाइनेंशियल ईयर में ये मिल जाएगा, ये बिल्कुल क्लियर है। दूसरा जो अनाउंसमेंट हुई वो ये कि जो बाकी बकाया देनदारियां हैं वो आने वाले वर्षों में चरणबद्ध तरीके से दी जाएंगी। मतलब आपको अभी इंतजार करना है। प्रेजेंटली सरकार के 2 साल हो गए हैं, 3 साल और बाकी हैं, तो अगले 3 साल में आप उम्मीद कर सकते हैं कि जो बकाया है वो मिल जाएगा। लेकिन इस घोषणा के बाद सोशल मीडिया पर कुछ रिएक्शन भी हुआ है। एक रिएक्शन हमारे पास आया है हिमाचल प्रदेश राजपत्रित कर्मचारी महासंघ के पूर्व प्रवक्ता और गैर शिक्षक महासंघ शिक्षा निदेशालय के पूर्व अध्यक्ष शेर सिंह कौशल का। इनका बड़ा जो नाराजगी वाला है। इन्होंने कहा कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि राज्य सरकार, किसी भी राज्य सरकार ने जो कर्मचारियों और पेंशनरों की देनदारी हो वो इतना डिले की हो, और इसीलिए 2016 से जो देनदारी है वो आज तक नहीं मिली। तो राज्य सरकार को इसमें सीरियसली सोचना चाहिए, अदरवाइज हम लोगों को, पेंशनरों को सड़क पे आना पड़ेगा, क्योंकि और कोई तरीका बचा नहीं है। क्योंकि इन्होंने कहा कि सिर्फ 75 साल वाली शर्त लगाना गलत है पेंशनरों के लिए, सभी के लिए ये ऑर्डर होना चाहिए। दूसरा एक अपडेट मिली है, ये राजपत्रित कर्मचारी महासंघ अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर की अगुवाई में, भरत शर्मा और उनकी तरफ से ये है, उनकी अगुवाई में मुख्यमंत्री से जल्दी मिलेंगे। वैसे ये 15 अगस्त के आसपास भी अभी कार्यक्रम के उसमें भी मिले थे, लेकिन उसके बाद प्रेस नोट जारी कर दिया कि मिलेंगे, और उसमें 12% महंगाई भत्ता और वर्ष 2016 से जो वेतन आयोग का बकाया है उसके तुरंत भुगतान की मांग करेंगे। एक इन्होंने अपने ज्ञापन में ये भी कहा है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 58 से बढ़ाकर 60 साल करने की भी मांग करेंगे। इस मांग के खिलाफ राज्य सरकार ऑलरेडी डिसीजन कर चुकी है और वो हम आपको अब आगे इसमें बताएंगे। ये है रिटायरमेंट एज पर फैसले की बात। और रिटायरमेंट एज पर जो फैसला हुआ है उसकी जानकारी अगर आपको दें तो आपको पता हो, पिछले दिन हमने आपको बताया था, एक रोज पहले मतलब परसों बताया था कि रिटायरमेंट एज को लेकर जो चर्चा चल रही थी उसमें एक एसोसिएशन ने लिखा पर्सनल डिपार्टमेंट को कि हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया है 2001 के बाद के जो क्लास 4 हैं उनकी जो रिटायरमेंट एज है वो 58 से 60 की जाए। और पर्सनल ने वो भेज दिया फाइनेंस को, क्योंकि ये फाइनेंशियल रूल्स का मैटर है, इसीलिए फाइनेंशियल एफआर रूल्स का मैटर है और इसीलिए वो ही इसमें डिसीजन ले। तो ये फाइल चली गई थी फाइनेंस को। लेकिन इसमें टोटल जो पिटिशनर्स थे इस केस में वो थे 111 याचिकाएं सेपरेट थी, और इसको 28 मई को हिमाचल हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया था। चीफ जस्टिस के डिवीजन बेंच ने ये कहा था कि 2011 के बाद जो क्लास 4 हैं वो 58 से उनको भी 60 साल में रिटायर किया जाए, और जो लोग रिटायर कर दिए हैं आपने उनको वापस बुला के दोबारा नौकरी दी जाए 60 साल तक, और जो 60 साल जिनके पूरे हो गए हैं उनको पूरा जो सर्विस है वो ब्रेक इन सर्विस ना मानी जाए, 60 साल तक का उनको सर्विस का जो फायदा है वो दिया जाए। ये जो हाई कोर्ट का डिसीजन था और ये मई 28 के आसपास का डिसीजन है जिसमें ये हुआ था। और इस डिसीजन के बाद, इसी डिसीजन में
जो डिसीजन हुआ है 2001 के बाद नियुक्त वालों के लिए था ये, लेकिन 10 मई 2001 के बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए था। 2018 में ये नोटिफिकेशन की थी, उस नोटिफिकेशन को भी हाई कोर्ट ने क्वैश कर दिया था। लेकिन अब राज्य सरकार ने ये डिसीजन किया है, निर्देश दिए हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट को कि वो इसमें एसएलपी दायर करें सुप्रीम कोर्ट में। राज्य सरकार को ये फैसला मंजूर नहीं है कि जो क्लास 4 की जो रिटायरमेंट एज है, क्योंकि बाकी सबकी 58 है, तो सरकार ये चाहती है कि सभी की 58 ही रहे, और इसीलिए इस फैसले को लागू करने के बजाय एसएलपी दायर की जा रही है सुप्रीम कोर्ट में। एजुकेशन डिपार्टमेंट से जो इसमें केस है, क्योंकि टोटल तो 112 पिटिशंस थी, लेकिन जो एजुकेशन डिपार्टमेंट से सत्या देवी है शायद पिटिशनर इसमें, उस केस में एसएलपी फाइल हो रही है, वो ड्राफ्ट तैयार हो गया है और अब ये मामला भी जा रहा है सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सरकार को ये लगता है कि ये राज्य सरकार का मैंडेट है कि किसको कब रिटायर करना है, इसमें कोई और जो चेंज है वो नहीं किया जा सकता। तो ये आज के जो प्रमुख बातें थी हायर ग्रेड पे को लेकर, जो बहुत सारी जो कमेंट्स हैं वो भी आ रहे हैं, वो मैं आपको बार बार बता चुका हूं कि जो हायर ग्रेड पे यानी कि जो राइडर वाला जो एक इशू था, उसमें फाइनेंस सेक्रेटरी क्लियरली ये बता चुके हैं सरकार को, और उसमें ये कि इस चीज़ को अभी छेड़ा नहीं जा सकता क्योंकि इसकी फाइनेंशियल लायबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और इसीलिए जो अभी तक डिमांड्स भी जिसकी आई है, क्योंकि एक एसोसिएशन भी मुख्यमंत्री को 2-3 बार अलग से मिल चुकी है, उस डिमांड के बाद उस फाइल को फाइल कर दिया गया है, स्टोर कर दिया गया है। उसके बाद ये मामला अब जिंदा नहीं है, अगर नए सिरे से उठेगा तो फिर उसकी जानकारी हम आपको उसी तरह से देंगे। तो ये आज की जो प्रमुख कुछ बातें थी जो हमने आपके साथ की। आप सब लोग लाइव जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया।